गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग एसएससी जीडी के पेपर को सॉल्व करेंगे। अभी जो कुछ महीने पहले एसएससी जीडी के पेपर हुए थे, उन एसएससी जीडी में लगभग 76 शिफ्ट हुई हैं। उन 76 शिफ्टों में 1520 सवाल जीके के पूछे गए हैं, जीके साइंस और करंट अफेयर के। हम लोग जीके साइंस करंट अफेयर सब लोग जो हैं सब सवालों को सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या किया है हम लोगों ने, जो शिफ्ट वाइज हैं उनको सॉल्व नहीं करेंगे अपन। हम लोगों ने शिफ्ट वाइज में से सब्जेक्ट वाइज सवाल जो है वो निकलवा लिए हैं। संविधान के 120 से 130 सवाल जो पूछे गए थे वो अलग कर लिए हैं, इतिहास के अलग कर लिए हैं, साइंस के अलग, करंट अफेयर के अलग। तो अपन पोर्शन वाइज जो है सवाल सॉल्व करेंगे, जिससे अपना सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। ठीक है। संविधान के जो चैप्टर हैं वो तैयार हो चुके हैं, संविधान के सारे सवाल निकाले जा चुके हैं। लगभग 120 से 130 सवाल हैं जो एसएससी जीडी में सारी शिफ्टों में पूछे गए थे संविधान से। तो अपन लोग इस सेशन में एसएससी जीडी में संविधान का पोर्शन सॉल्व करेंगे सारे के सारे। संविधान चालू करने से पहले अपन थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि असली में संविधान है क्या। समझ पा रहे हो? चलो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि धीमे धीमे समझाऊंगा, जिसमें जो नया बच्चा है उसको समझने में दिक्कत ना आए। संविधान है क्या भैया? किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, कोचिंग चलाने के लिए भी नियम कानून बनते हैं, टीचर कैसे रखने हैं, कब रखने हैं, समय क्या होना चाहिए, फीस कितनी होनी चाहिए। ऐसे ही सेम घरों में भी नियम कानून बनाए जाते हैं। ऐसे ही देश चलाने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए, इन सब के लिए भी क्या बनाए जाते हैं? नियम और कानून। इन नियम और कानूनों की संहिता या किताब को ही अपन क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। विश्व में सबसे पहले जो कोशिश करी थी संविधान बनाने की, ये अमेरिका के द्वारा की गई थी। मतलब कहने का क्या है कि विश्व का सबसे पहला संविधान किस देश का है? अमेरिका देश का है। अब भारत का जो संविधान है हमारा सबसे बड़ा बना दिया हमने, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान ने पूछ लिया कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है भैया? ये किसका है? भारत का है। भारत का जो संविधान है, ये संविधान 1946 में संविधान सभा बनी थी। क्या बनी थी भाई? संविधान सभा। अब ये संविधान सभा जो है, इस संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर कर दिया था तैयार। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हो गया था? तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान क्या हुआ था? तैयार हो गया था या अंगीकृत हो गया था। बात एक ही है, आप लिखते जाइएगा साथ साथ। कोशिश करिएगा कि हाथ में एक पेपर ले लें और एक पेन ले लें, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल रहे हैं उनको लिखते जाएं, नोट डाउन करते हैं। आगे एमटीएस के पेपर है या जीडी के पेपर आ रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें से बनने की कोशिश करेंगे कि बन ही जाएंगे लगभग। अब देखो, संविधान जो है अंगीकृत हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? 26 नवंबर को ही क्यों किया गया? नहीं किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू इस वजह से किया गया था नेहरू ने, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 को नेहरू ने लाहौर में स्वाधीनता दिवस मनाया था। और स्वाधीनता दिवस नेहरू ने मनाया था, और भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे इस समय 1950 में, तो उन्होंने 26 जनवरी 1950 को क्या लागू किया गया? संविधान लागू किया था। ये थोड़ा सा बेसिक है, एक लाइन में फिर से खत्म करते हैं इसको। किसी भी देश को चलाने के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहते हैं। विश्व का सबसे पहला संविधान अमेरिका का है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। हाँ, 2 पॉइंट और बनते हैं इनसे। विश्व में सबसे छोटा संविधान पूछा जाए तो मोनाको देश का है। ये मोनाको देश अपन जो पढ़ेंगे अभी यूरोप में, वहां पे आएगा। उसके बाद दूसरा सवाल, विश्व में सबसे लास्ट में या विश्व में सबसे नया संविधान किस देश का है? ऐसा पूछ लिया तो विश्व में सबसे नया संविधान किस देश ने बनाया? अभी हाल ही में 2015 के आसपास नेपाल देश ने बनाया है। तो नेपाल देश का संविधान विश्व का सबसे नया संविधान माना जाता है। ठीक है। अब हम लोग एसएससी जीडी में संविधान के जितने भी सवाल आए हैं वो सॉल्व करेंगे। चलिए फिर चालू करते हैं। गौर से देखिएगा, कुछ कठिन नहीं सवाल आते हैं, संविधान के तो लगभग कठिन होते ही नहीं है। पहला सवाल क्या है? पहला जो सवाल है उसमें ये लिखा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अभी देखिएगा, बेसिक पढ़ा था अपन ने, पहला संविधान अमेरिका का है, और सबसे बड़ा संविधान आ जाए तो किस देश का है? सबसे बड़ा भारत देश का संविधान। दूसरा जो सवाल है उसको देखिएगा। दूसरे सवाल से अपन लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कठिन सवाल भी आते हैं और सरल सवाल भी आते हैं। इनने क्या पूछा है कि कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव होता है। कानून का शासन क्या है? किसी भी देश में कानून सबसे ऊपर है। लोकतंत्र में क्या है कि जनता जो है वो अपना शासक खुद चुनेगी।
शासक जो बनेगा वो कौन बनेगा, जनता द्वारा चुना हुआ बनेगा, जिसमें कानून सबसे ऊपर होगा। कानून सबसे ऊपर है मतलब कहने का ये है कि कानून के लिए सभी व्यक्ति कैसे हैं, बराबर हैं। उसी को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा लग जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तीसरा सवाल। हाँ एक चीज और, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनसे और भी सवाल नहीं बन सकते हैं, इससे नया सवाल बनने की संभावना थोड़ी सी कम है या नहीं भी बनेगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनसे एक या दो सवाल और भी बन सकते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे कि अगर किसी सवाल से 2 या 3 सवाल और बन सकते हैं तो मैं इनको समझाता जाऊंगा, आप लोग उनको लिखते जाइएगा। यहाँ 120 से 130 सवाल तो सॉल्व करेंगे अपन, लेकिन हकीकत में वो लगभग 250 सवाल सॉल्व हो चुके होंगे या उससे ऊपर। चलो अगला जो सवाल है ये देखिएगा, इस सवाल से थोड़े से सवाल और ज्यादा बन जाते हैं। इस सवाल में क्या पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। यह दस्तावेज, ये देखिएगा एसएससी जीडी डराने की कोशिश कर रहा है भैया, ये सवाल को एक लाइन में खत्म कर सकता है वो कि संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किस पर किए थे, ऐसा भी बोल सकता है, लेकिन 3 लाइन भर दी। और 3 लाइन भर दी तो कुछ लोग उससे बाहर हो गए कि इतना लंबा सवाल कौन सॉल्व करेगा। अभी और भी सवाल आएंगे जिसमें 4-4 लाइनें भरी होंगी, तो डरना नहीं है, तसल्ली से सॉल्व करिएगा पेपर को, बड़ा सरल होता है। देखो ये रेड कर लेते हैं अपन। होता ये है कि सबसे पहले संविधान सभा बनाई गई थी, मैंने आपको अभी अभी बताया था। संविधान सभा कब बनी थी भैया, संविधान सभा बनी थी दिसंबर 1946। पहली बैठक होती है संविधान सभा की कब, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। इस बैठक में पहले अध्यक्ष भी बनाए गए थे और पहले क्या बनाए गए थे, उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे अध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा। और जो उपाध्यक्ष बने थे वो एच.सी. मुखर्जी बने थे। फिर से देखिएगा, संविधान बनाने के लिए 389 लोगों ने मिलकर क्या की थी, बैठक की थी, जिसको अपन नाम दे देते संविधान सभा। इस बैठक में भारत पाकिस्तान दोनों के सदस्य मिले हुए थे, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान दोनों को मिलाकर कुल कितने सदस्य हुआ करते थे, 389 पढ़े लिखे, इनको बोलते हैं 389 सीटें। तो पूछ लेता है कि संविधान सभा में कुल सीटें कितनी थी, कुल सीटें थी भैया 389। पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946। बस अंतर क्या है भैया, अंतर देखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहले जो अध्यक्ष बने थे नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। अब सच्चिदानंद सिन्हा जो अध्यक्ष थे वो परमानेंट नहीं थे, वो थे टेम्परेरी। इसका मतलब है कैसे अध्यक्ष थे, अस्थाई, स्थाई नहीं थे। लेकिन ये जो है दूसरी बैठक में जो अध्यक्ष बनाए गए थे जिनका नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष बने थे वो कैसे बने थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे। सवाल देखिएगा 4 बन गए अब यहां से। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन सी बैठक में बना था, उत्तर क्या है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पहली बैठक में, स्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बना था, तो 13 दिसंबर को कि 11 दिसंबर को कि 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, एस.सी. मुखर्जी। अच्छा इससे देखो दूसरी चीजें देखो, पहली बैठक में अध्यक्ष अलग है, उपाध्यक्ष जो है वो एक व्यक्ति है, लेकिन दूसरी बैठक में अध्यक्ष बदल गया, उपाध्यक्ष बदला नहीं है। तो उपाध्यक्ष ये पहले भी थे, बाद में भी उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे, एस.सी. मुखर्जी ही बनाए गए थे, लेकिन अध्यक्ष पहली बैठक में कोई और था और दूसरी बैठक में कोई और है। इसके बाद जितनी भी बैठकें संविधान सभा की होंगी उसमें अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा, राजेंद्र प्रसाद बनाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब ये कैसे हो गए हैं, स्थायी अध्यक्ष हो गए हैं, ठीक है। एक कोटि और आती है यहां से, कौन सी, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, लिख लीजिएगा इसको जिनको नहीं पता है। संवैधानिक सलाहकार ये कौन थे, ये थे भैया बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हन राव। वैसे जरूरी नहीं है पूरा नाम, बी.एन. राव काफी है अपने लिए। अगला सवाल सॉल्व करेंगे अपन। तो इसका उत्तर क्या है, अब उत्तर बताना जरूरी है कि समझ गए बेसिक से। किसकी बात हो रही है, भारतीय संविधान की, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो कहां के संविधान से आधारित एक विशेषता है। यह 9 फरवरी 2023 को पूछा गया है। नॉर्मल सी कहानी भैया, एक टॉपिक है
संविधान के विदेशी स्रोत, उससे ये सवाल लिया गया है। तो संविधान के विदेशी स्रोत जब आप पढ़ेंगे, आप यूट्यूब पे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं इसके बाद एक संविधान का पूरा सेशन भी चालू करूंगा जिसपे अपन कोर्स भी चलाएंगे फ्री में। इसमें क्या है कि वो पूछ रहा है संविधान का संसदीय जो स्वरूप है वो कहाँ से लिया गया है। तो संविधान का जो संसदीय स्वरूप है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब ब्रिटेन से संसदीय स्वरूप लिया गया है तो उसमें है क्या, एक्चुअली में संसद जो है वो समझ लीजिएगा, आसानी समझ में आ जाएगी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं संसद। संसद जो है इसमें प्रधानमंत्री मेन होता है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है वो कि प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ लगेगा भाई, ये भी कहाँ लगेगा, ब्रिटेन लगेगा। अब ये जो प्रधानमंत्री है इससे एक कोटि और बन जानी है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल है, कितने साल होता है, 5 साल। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी होती है, मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल। ये सब ओटियां आगे पूछी गई है पेपरों में, अपन देखते जाएंगे साथ साथ। हाँ, एक चीज और, ये जो संसदीय स्वरूप है ना, इस संसदीय स्वरूप को एक और नाम से जानते हैं, क्या पता पेपर में दे दे अगले में, वेस्ट मिस्टर मॉडल। तो आपसे पूछ ले कि वेस्ट मिस्टर मॉडल ये कहां से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय स्वरूप ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। चलो, अब ये ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। अमेरिका से राष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ये कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संवर्ती सूची, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब बहुत से लोगों को संवर्ती सूची नहीं पता, तो ऐसे समझिएगा। अब मैंने बोल ही दिया तो समझा देता हूं। 3 लिस्ट है भारत में। कितनी लिस्ट होती है, 3। एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं संघ सूची। ऐसे कानून या ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाए उन्हें कहते हैं संघ सूची। ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बनाए उनको कहते हैं राज्य सूची। और ऐसे कानून जिनमें या ऐसे विषय जिन पर केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती हैं उनको कहते हैं समवर्ती सूची। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। तो ये समवर्ती सूची जो है वो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बाकी आगे देखते हैं, चलिएगा साथ साथ लिखते जाइएगा। ये देखो, ये सवाल पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, आप लोगों ने सीपीयू वगैरह के पेपर अगर देखे होंगे तो उसमें भी ये सवाल रिपीट हुआ है। सवाल क्या है, राज्यों की परिषद के रूप में किसे जाना जाता है। ये पूछा गया 11 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी में। अब राज्यों की परिषद है तो हमें उत्तर सीधा पता है कि राज्यसभा होती है, हाँ कि ना। अब राज्यों की परिषद राज्यसभा है तो लोकसभा राज्यसभा इनसे और भी ओटी बन सकती है। तो लोकसभा राज्यसभा के ऊपर कई सारी ओटी आई हैं, तो मैंने एक डायग्राम सेट किया है इसमें, लोकसभा राज्यसभा से जितनी ओटी बन सकती है, जितने फैक्ट और भी बन सकते हैं। क्या पता ये ओटी तो अब आ गई वापस से, सेम तो रिपीट होगी नहीं। इससे लोकसभा राज्यसभा उनके दिमाग में है, ये लोकसभा से और राज्यसभा से कुछ और ओटियां बना सकते हैं। तो उसका वेट करिएगा, जो स्लाइड ऐड की गई है उसमें लोकसभा राज्यसभा की जितनी भी 20 से 22 ओटियां वो सारी की सारी ऐड है। इसका उत्तर क्या है, राज्यों की परिषद किसको कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। और जनता की बात करें, वो जनता का सदन किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से, अरे सीधी सी कहानी है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, मैंने पहले ही बोला। लोकसभा राज्यसभा से जितनी भी ओटी पूछी जा सकती है उसकी एक स्लाइड ऐड है, आने वाली है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और या तो उसको लिख लीजिएगा। सारे के सारे लोकसभा राज्यसभा के सारे सवाल बन जाएंगे, टेंशन फ्री होकर जाइए। तो इसका कार्यकाल कितने साल होता है, 5 साल होता है। यस, नॉर्मल सी कहानी पूछी गई, जीडी में कठिन नहीं आता है, टेंशन ना लीजिएगा। निम्न में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। अब भैया लोकसभा राज्यसभा जो है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ये सब कुछ अभी अपन डिस्कस करेंगे लोकसभा राज्यसभा है क्या। जो पहली बार पढ़ रहे हैं संविधान, तो लोकसभा राज्यसभा जिनको नहीं पता है बस 2 मिनट और दीजिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। इसका जो उत्तर है ये समझिएगा, इससे अपन 2-3 सवाल और बना सकते हैं। निम्न में से किस मामले में लोकसभा राज्यसभा की समान शक्ति नहीं है। अब भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर महाभियोग लगना है तो दोनों की शक्ति समान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो भी दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। होता क्या है भारत में, अपनी जो संसद है, इस संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है। कोई भी बिल आएगा लोकसभा में जाएगा, लोकसभा ने पारित कर दिया उसको तो कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया तो वो कहां पहुंचेगा,
राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो कानून नहीं बना है। फिर से देखिएगा, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब तक दोनों ने साइन नहीं किए, दोनों की सील नहीं लगी है, तब तक राष्ट्रपति के पास वो नहीं जाएगा। अगर गया तो राष्ट्रपति साइन नहीं करे। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों से पास होना जरूरी है। और राष्ट्रपति ने अगर साइन कर दिए तो वो कानून बन गया, और राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए, अपने पास रख लिया, तो वो कानून नहीं बना। लेकिन कहानी क्या है कि कोई भी बिल आता है, साधारण बिल। कौन सा बिल? साधारण। दो तरीके के कानून है लगभग, एक देखिएगा साधारण, एक होता है मनी बिल। मनी बिल को आप धन विधेयक कह सकते हो। किसी भी बिल में पैसे, सरकार के पैसे या तो खर्च हो रहे हैं या सरकार की कमाई हो रही है, उसको अपन धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है। क्यों? क्योंकि धन है जनता का, और जनता का सदन कौन सा है? लोकसभा। जनता का सदन कौन सा है? लोकसभा है। तो ये धन विधेयक किस में आएगा? लोकसभा में आएगा। राज्यसभा इसको केवल 14 दिन ही रोक सकती है। कहने का मतलब धन विधेयक के मामले में लोकसभा की शक्ति थोड़ी सी ज्यादा है और राज्यसभा की शक्ति थोड़ी सी कम है। तो इसका उत्तर क्या लग जाएगा? धन विधेयक पारित करना। धन विधेयक में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। ये रहा जो स्लाइड अपन बात कर रहे थे। अब लोकसभा राज्यसभा के बड़े सवाल आ रहे हैं, चलो कोशिश करते हैं लोकसभा राज्यसभा समझने की। ये देखिए, अभी अभी बात करी थी अपन ने संसद। संसद क्या भैया? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं अपन? संसद कहते हैं। तो संसद के कितने अंग हैं? 3। सवाल बना, संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। दूसरा, संसद के सदन कितने हैं? सदन को कहते हैं हाउस। हाउस में लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। तो संसद के सदन तो 2 होते हैं और संसद के अंग 3 होते हैं। ये पीएससी में पूछा जा चुका है सवाल अभी पिछले साल की में, कि निम्न में से कौन संसद का भाग नहीं है। और इस जीडी में भी इस साल भी आया है 2023 में कि संसद का कौन सा अंग है, कौन सा नहीं है। अभी देखिएगा सवाल मैंने डाला है। देखो, लोकसभा क्या है सर? लोकसभा जो है इसमें 550 सीटें हैं। होता क्या है, पहले थी 552 सीटें, लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में 2 एंग्लो इंडियन जो हुआ करते थे उनकी प्रथा समाप्त कर दी है। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सीटें 550 हैं। इन 550 में से 530 सीटें राज्यों की हैं और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की है। अब ये सवाल कठिन हो सकते हैं, फिर से सुनिएगा। लोकसभा राज्यसभा से बहुत सवाल पूछे गए हैं जीडी में, और ये अपन लगाते जाएंगे साथ साथ। अब लोकसभा राज्यसभा से सवाल पूछे गए तो अगली जीडी में अगर प्रश्न बने तो थोड़े से कैसे बनेंगे? कठिन बनेंगे। तो आपसे पूछ लेगा लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है? उत्तर लगाओगे 550। 550 में से राज्यों की सीट कितनी है? तो 530 है। और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, इनकी कितनी है? 20 सीटें हैं। आगे आइएगा, वर्तमान में सीटें कितनी है? 543। पहले लिखते थे 545। अब 2 एंग्लो इंडियन नहीं है, तो वर्तमान की सीटें कितनी? 543। बाकी सीटें 7 कहाँ की खाली हैं? पीओके की खाली हैं, ये सबको पता है। 530 राज्यों की हैं वर्तमान में, और केंद्र शासित प्रदेशों की केवल कितनी सीटें रखी गई हैं? 13 सीटें रखी गई हैं। कार्यकाल कितना है? 5 साल होता है, ये आ चुका है। न्यूनतम आयु कितने साल है? 25 साल है लोकसभा की। लोकसभा की 25 साल है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ज्यादातर नेताओं की सबकी कितनी है? 25 साल होती है। आगे, निचला सदन, ये लोकसभा के निकनेम है। निचला सदन लोकसभा को कहते हैं। प्रथम सदन भी लोकसभा को कहते हैं। और जनता का लोकप्रिय सदन भी किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट लिखा है इसमें, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और ये आया है मध्य प्रदेश फॉरेस्ट 2023 में। ये ब्रिटेन से लिया गया। अब समझते हैं ये है क्या, होता क्या है। देखिए, ये 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। 100 लोग वोटिंग है। 100 लोगों की वोटिंग समझिएगा। इसमें से इस व्यक्ति को मिले 20, इसको मिले 21 और इसको मिले 19, उदाहरण के फॉर्म में। बाकी लोग वोट डालने गए। तो इनमें से कौन जीता? 21 वाला। कहने का मतलब है जो सबसे आगे है वही जीतेगा, जिसका एक वोट बगल वाले से ज्यादा हुआ वही विजेता घोषित किया जाएगा। इस पद्धति को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या हिंदी में खंबा छुओ पद्धति। खंबा छुओ पद्धति का मतलब क्या है?
जो सबसे आगे है वही जीतेगा। इसको खंबा छुओ पद्धति कहते हैं। तो लोकसभा खत्म हो गई। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा हमने खत्म की है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं राज्यसभा की ओर। देखो, राज्यसभा जो है इसमें अधिकतम सीटें हैं 250, जिसमें से राज्यों की कितनी है 238, और 12 सीटें कौन मनोनीत करता है, या 12 लोगों को कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति। तो आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। कौन से सदन में, राज्यसभा में। लोकसभा में कितने, 2, लेकिन अब 2 बंद हो चुके हैं। अब केवल कितने, 12। सवाल देखो 3 बनाते हैं यहां से। सवाल उसने पूछा, हटा देते हैं इसको। देखो, राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने मनोनीत किए जाते थे। तो 2 तो यहां किए जाते थे, 12 यहां किए जाते थे। संसद का पूछा है तो 2 + 12, तो संसद में कितने हो जाएंगे, 14। वर्तमान में कितने मनोनीत किए जाते हैं कुल, अब ये 2 बंद हो गए हैं, कितने किए जाते हैं, 12। लोकसभा में वर्तमान में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 0 सदस्यों को, एक को भी मनोनीत नहीं करता। राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल है, 6 साल। और राज्यसभा जो है उसकी न्यूनतम आयु कितनी है सदस्य बनने की, 30 साल। राज्यसभा को उच्च सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन और राज्यों की परिषद या राज्यों का सदन भी कहते हैं। इसको, राज्यसभा को। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, इनको लिख लीजिएगा अच्छे से, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं यहां से। चलो, अगला सवाल। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया है। अब ये चुनाव की जो विधि है वो कहां से ली गई है, सबको पता है, आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति कहां से लिए गए हैं, राष्ट्रपति लिया गया है अमेरिका से। और राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वो कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई। ये सबको पता होता है, ज्यादातर नहीं पता हो तो याद करते जाइएगा साथ साथ। एक दिन मैं क्या करूंगा, संविधान का जब कोर्स डालूंगा तो उसमें संविधान के विदेशी स्रोत जो है वो सबसे पहले डाल दूंगा, तो ये सब सवाल उसी से बने। अगला, चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। अब ये पूछा गया है किस किस का चुनाव करता है। अब थोड़ा सा इसमें समझ लीजिएगा, आगे समस्या आ जाएगी। एक तो होता है केंद्रीय चुनाव आयोग, एक होता है राज्य चुनाव आयोग। तो आपसे वो पूछ ले कि विधायकों के चुनाव कौन करता है, तो आप लगा देंगे कि विधायक तो राज्यों में होते हैं तो राज्य चुनाव आयोग करता होगा। आपसे पूछ लिया उसने मुख्यमंत्री के चुनाव, अभी मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, मुख्यमंत्री के जो चुनाव हैं वो कौन करता है, तुमने लगा दिया राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि मुख्यमंत्री तो राज्य में होता है। गलत है भैया। राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के, नगर निगम के, इनके चुनाव कंडक्ट करवाता है, मुख्यमंत्री विधायकों के नहीं। जो भी केंद्र के अधिकारी हैं और विधायक, मुख्यमंत्री, इन सबके जो चुनाव होते हैं वो सब कौन करवाता है, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो इसमें ये क्या है कि चुनाव आयोग लोकसभा अध्यक्ष के करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा, और विधानमंडल के भी करवाएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सबके करवाता है, याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग केवल और केवल पंचायत, नगर निगम इन सब में जाएगा, बाकी विधायक वगैरह में राज्य निर्वाचन आयोग नहीं आएगा, याद रखिएगा थोड़ा सा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम, देखो कितना खतरनाक सवाल, भारी सवाल है ये। अभी अभी देखा है अपन ने कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल होता है, कार्यकाल 5 साल है, न्यूनतम आयु 25 साल है। अब लोकसभा पूछ लिया, हो सके अगले साल राज्यसभा पूछ ले, अभी आने वाली है जीडी, 24 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसमें पूछ लिया राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 30 है, और उसमें मिनिमम आयु आएगी राज्यसभा की, तो सॉरी, राज्यसभा की जो कार्यकाल आएगा वो 6 साल, और आयु पूछी जाएगी तो 30 साल। अगला, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, समझ जाओ भैया। संसद में निचला सदन कौन होता है, लोकसभा। और लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 550 है कि 552, 550, लेकिन 550 ऑप्शन में नहीं है, आप क्या लगा दोगे, 552 लगा दोगे। लेकिन वर्तमान में अधिकतम सीटों की बात आएगी तो कितना लगेगा, 550 लगेगा, क्योंकि अब 2 एंग्लो इंडियन जो है उनकी सीटें हटा दी गई हैं। ये प्रश्न है 30 जनवरी 2023 का। अगला सवाल, ये देखो मैंने बताया था ना, आया है संसद किन से बनी है, आ गया, याद रखिएगा।
संसद किन से मिलकर बनी होती है? भैया हमें तो ये पता है, एक त्रिभुज है जिसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। इन तीनों के अलावा वो पूछे लोकसभा अध्यक्ष, वो पूछे प्रधानमंत्री, इन सब में संसद का नाम ही मत रखिएगा, सीधा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलकर क्या बनती है? संसद। राष्ट्रपति सही है, लोकसभा, राज्यसभा सही है, लोकसभा सही है, मतलब ए, बी और सी तीनों सही है, तीनों लग जाएंगे। चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं, सवाल सरल ही है। ये देखो, इसको 100 में से लगभग 50 लोग छोड़ के आए होंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े हो गए, और जैसे ही ऑप्शन बड़े होते हैं भाग जाते हैं वो वहां से। देखो, इनने पूछा है कि जो संयुक्त बैठक होती है संसद की, उस संयुक्त बैठक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो संयुक्त बैठक होती क्या है वो तो समझ लें पहले, समझो। चित्र याद है? बिल्कुल याद है सर। लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होते हैं, और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। तो संसद के कितने अंग? 3 अंग। अब लोकसभा कोई कानून पास कर देगी, कहां जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा कोई बिल पास कर देगी तो कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और लोकसभा, राज्यसभा दोनों पास कर देती, राष्ट्रपति के पास जाता है, ये साइन कर देते हैं, वो कानून बन जाता है। अब वो पूछ क्या रहा है कि संयुक्त बैठक, तो जब लोकसभा कोई बिल को पास कर दे और राज्यसभा नहीं करे, मतलब किसी विधेयक के ऊपर दोनों में लड़ाई हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो जाए उत्पन्न, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। फिर से याद रखिएगा, जब लोकसभा, राज्यसभा में बिल पास होने पर बहस हो जाती है, पास नहीं होता है किसी सदन से, तो क्या बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सेशन बुलाई जाती है। ज्वाइंट सेशन अगर आई है तो इसका अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, हाँ सॉरी, जो लोकसभा है उसकी संख्या ज्यादा है। हर बार जो भी संयुक्त बैठक बुलाई गई है, लगभग 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। इन तीनों बार किसने अध्यक्षता करी होगी? लोकसभा के अध्यक्ष ने करी होगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा की जनसंख्या ज्यादा होती है। अब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति को संयुक्त बैठक को लीड करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को भी संयुक्त बैठक को लीड करने का अधिकार नहीं है। बात समझ गए? केवल बुला सकता है राष्ट्रपति, संयुक्त बैठक को लीड नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन देखते हैं। अब तक सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। सही बात है, अभी मैंने बताया था 3 बार हुई है। कब कब हुई है बताओ जरा, तो नहीं बताओ तो फिर मैं बताऊं। राज्यसभा के सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये तो गलत हो गया भाई साहब। कैसे गलत हो गया? अभी बात करी थी अपन ने, राज्यसभा का सभापति ना आएगा चाहे कुछ हो जाए, तो ये तो गलत हो गया यहाँ से। बाकी अपने आप सही हो जाएंगे। फिर भी देख लो कैसे। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, बिल्कुल बुलाते हैं साहब। कितने अनुच्छेद में? 108 में। दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, बिल्कुल है। संयुक्त बैठक क्यों बुलाएंगे डेली डेली? जब दोनों सदनों में बहस हो जाती है तो ही क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ज्यादा बार क्यों नहीं बुलाएगी? 15, 20, 50 बार बुला देते हैं। अभी तो बहुत साल हो गई आजाद हुए हमें। अरे उन्हें पता है राज्यसभा वालों को, तुम 545 हो, हम 245 है। अगर हम लोग बुला भी देंगे क्या संयुक्त बैठक, तो जीतेगा कौन? लोकसभा वाले। तो बेइज्जती होगी ना, बेइज्जती हो जाएगी। सही है। चल, भारतीय संविधान के मूल लेख में, अरे खतरनाक, आ जाओ। संविधान जब बनता है तो संविधान बनाता, ये चित्र बना लीजिएगा, परेशान ना करे बार बार। संविधान बना था तब 395 आर्टिकल हुआ करते थे संविधान में, 8 अनुसूची हुआ करती थी, और भाग कितने हुआ करते थे? 22। जब संविधान बना था तो अनुसूची इतनी है, आर्टिकल या अनुच्छेद इतने हैं और भाग इतने हैं। देखो मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे?
ये भैया 395। तो मूल लेख में अनुच्छेद क्यों पूछ रहा, उसको बोलो। तुम तो अनुसूची पूछ लो सीधी, अनुसूची हम 8 बता देंगे। तुम और भाग पूछ लो, हम तो भाग भी बता देंगे, 22 भाग होते हैं, हमें टेंशन ही नहीं है ना किसी चीज की। तुम पूछो बस। आगे ये देखो अनुच्छेद पूछेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया। ये किस अनुच्छेद का मतलब क्या, पहला ही अनुच्छेद है ये। संविधान जब चालू करोगे पढ़ना, मतलब बच्चा चलना सीखता है तो घुटने के बल चलता है कि नहीं, वो घुटना यही मान लो। पहला अनुच्छेद है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। वर्तमान में कितने राज्य हैं, अरे ये तो पता ही होगा, बाकी इनको ना पता हो थोड़ा सा और पढ़े। 28 है कि 29 है, 28 ही है भैया। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, अरे छोड़ दो भैया, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, आ जाओ। संविधान के कुल भाग कितने हैं, 22। 22 में से भाग बात हो रही है 3 की। भाग 3 में दिए गए हैं मूल अधिकार। ये मूल अधिकार पहले हुआ करते थे 7। पहले कितने मूल अधिकार थे, 7। अभी कितने मूल अधिकार हैं, 6 हैं। कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया है, संपत्ति का। संपत्ति का मूल अधिकार अब कहाँ है, अनुच्छेद 300 ए में। पहले कहाँ था, 31 में। पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। अब क्या है, विधिक अधिकार, लीगल या कानूनी अधिकार। ये पूछा जाता है, कई बार देखा है मैंने, 3 से 4 बार तो मैंने देख लिया। और मेरे से सारी किताबें नहीं पढ़ी गई हैं अभी, तो और भी ज्यादा आ सकता है पेपर में, चेक करते रहिए। हाँ, तो इसका उत्तर लगाऊं भैया, कौन सा है, समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है 14 में है। भारत राज्यों का संघ होगा, ये 1 में दिया गया है, तो ये 14 में समानता का अधिकार है। अच्छा, एक चीज और याद आई मेरे को, ध्यान से देखिएगा। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, शायद ये CHSL का है 2020 का। हाँ, इसमें पूछा गया था कि समानता का जो अधिकार है वो कितने अनुच्छेदों में वर्णित है। तो अनुच्छेदों में कितने वर्णित है, 14 से 18, 4 हो गए ना। अरे ना भैया, 14, 15, 16, 17, 18 गिन लीजिएगा ऐसे, 1, 2, 3, 4 और 5। कितने अनुच्छेदों में वर्णित है, 5 अनुच्छेदों में वर्णित। हाँ, तो तुम लोग 4 बताओगे ना फिर। क्या आपके लिए सवाल, स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में वर्णित है, बताओ। उससे पहले स्वतंत्रता का अधिकार दिया कहां से गया है, 19 से 22 तक। तो 19, 20, 21, 22 कितने अनुच्छेदों में वर्णित है, 4 अनुच्छेदों में वर्णित है। अगला अनुच्छेद 17, ये तो बस लिमिट क्रॉस कर गया है, 40-50 बार आ चुका है ये तो। अनुच्छेद 17 काय से संबंधित है, ये सबको पता है, ये अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का अंत, इससे संबंधित है। अच्छा, तो बाकी 3 काय से संबंधित है, ये भी तो पूछे जा सकते हैं। तो सब शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है, आगे आएगा ये पेपर में। और ये शिक्षा का अधिकार पहले नहीं था, ये 2002 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया, 2002 में। उपाधियों का अंत, राजा महाराजा नवाब साहब वगैरह वगैरह, ये सब उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 18 में। विधि के समक्ष समता, ये अनुच्छेद 14 में है, कोई समानता वाले अधिकार नहीं है। अस्पृश्यता तो अपन को पूछी गई है पेपर में, 17 में। चले दादा आगे, चल अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, बाकी सब सेम। ये कौन सी तारीख में था बताना जरा, ये 12 जनवरी 2023 में था, और ये 24 फरवरी को आया है। सेम सवाल है, बस भाषा बदल दी है। अस्पृश्यता का अंत फिर से पूछा, 17 फिर से लगा दीजिएगा, आगे बढ़िए। अब ये 17 पूछ लिया गया है, तो 4 ऑप्शन का ये देखिएगा, इनसा क्या, इनमें क्या है। 14 पढ़ लिया है समानता, 17 ये तो पढ़ ही लिया है, 15 और 16 नहीं पढ़े हैं अभी अपन ने। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन, मतलब सरकारी नौकरी, लोक नियोजन में समानता, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला 15, ये सबको पता है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, मूल वंश, इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। अगला सवाल समझते हैं, मत समझो, पढ़ चुके हैं। उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 18 में।
अब अनुच्छेद 18 पढ़ चुके हैं, 16 पढ़ चुके हैं, 16 अभी अभी पढ़ा है, लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 भी पढ़ चुके हैं अपन, अस्पृश्यता। अनुच्छेद 19 नहीं पढ़ा है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिए गए हैं क्या? 22 में क्या है भैया? 19 से 22 में दिए गए हैं स्वतंत्रता का अधिकार। काय का अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। और ये अधिकार कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? 19 से 22 मतलब 4 अनुच्छेदों में। खुद 19 में कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये पेपर में आया है, इस साल आगे डला हुआ है, इसमें चेक करेंगे। कहा आ जाओ अगला, ये चेक क्या करेंगे, आ ही गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका, छोड़ दो, यहां से समझ जाया करो कि अनुच्छेद 19 है, उसी के अंतर्गत एक कई प्रकार की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की दी गई है। अब देखो, छोड़ इस वजह से रहे हैं, सेम टू सेम सवाल रिपीट होना पॉसिबल नहीं है, या चांस बहुत कम है। लेकिन 19 जो है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो क्यों ना हम 19 के अंतर्गत आने वाली 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं याद कर लें। तो आज हमें ये वाली पूछी गई है, जी वाली, तो क्या पता कल और भी पूछी जाए, डी वाली पूछ ले, बी वाली पूछ ले। समझ रहे हो? चलो फिर क्या करते हैं, 6-7 जो स्वतंत्रता है वो लिख लेते हैं फटाक से। ये देखो, याद ही कर लेते हैं, टेंशन नहीं करते। 19(1)(a) भाषण की स्वतंत्रता। सबसे पहले 19(a) में क्या दिया गया है? भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई, ये तो फिर नेताओं का है ही। दूसरा दूसरा जो है बी, 19(1) चला आ रहा है, याद रखिएगा, शांतिपूर्ण सम्मेलन या सॉरी शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार। रैली वगैरह में गए हो तो बंदूकें लेके ना चले जाएं आप। सी, संघ बनाने का अधिकार। डी, घूमने का अधिकार। ई, ई में किसी भी क्षेत्र में रहने का अधिकार। और ई के बाद एफ हट गया है, जी, जी में है व्यापार करने का अधिकार, जो इस बार एसएससी जीडी जो कंडक्ट हुई थी 2023 में, उसमें पूछा गया है, पिछला सवाल यही हुआ। तो इसको एक सीक्वेंस में लिख देते हैं। ठीक है, से स्टेज पर चढ़े आप, हो जाओ खुश हो जाओ, गिर पड़ो मतलब। स्टेज पर चढ़े तो भाषण देना चालू, माहिर हैं अपन तो उसमें। भाषण दे दिया आपने, भाषण दे दिए तो लोग इकट्ठे होंगे, त्याग भाषण से अट्रैक्ट तो हो ही जाएंगे 2-4, गलती से ही सही। तो आपने भाषण दिए, पहला पॉइंट, उससे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। दूसरा पॉइंट, इकट्ठे होंगे तो आप लोग अपना ग्रुप बना लेंगे, और खतरनाक बनता है ग्रुप, 4-6 का तो बन ही जाएगा तुरंत। भाषण दिए, भाषण देने के बाद आप लोग क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। दूसरा, तीसरे में आप लोगों ने क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बनाएंगे 4-6 लोग, घूमने ना जाएं, अरे ना ना बाबा ना, ऐसा तो ना होगा। तो कहाँ जाएंगे अपन? घूमने जाएंगे, सही कि नहीं? बिल्कुल सही है। घूमने गए हैं तो फिर वहां रहेंगे भी, कोशिश कर लें 1-2 दिन लेट ही जाएं। अब इतनी दूर आ ही गए हैं बड़ी मुश्किल से, तो चल ही देते हैं। भाषण दिए, पहला लोगों को अट्रैक्ट किया, दूसरा, फिर उसके बाद ग्रुप बनाया, तीसरा, और उसके बाद कहाँ चले गए आप? घूमने, चौथा। अब घूमने गए तो घूमने के बाद वहां रहेंगे 1-आध दिन, तो निवास करने का। और लास्ट में रहने के बाद लगा कि ये अच्छा माहौल है, मेरे को यहाँ पसंद नहीं आ रहा था, वहां अच्छा लगने लग गया। अब आप लोग वहां क्या करेंगे? व्यापार, उपजीविका चलाएंगे, कुछ तो करेंगे खाने पीने के लिए। तो व्यापार करने का अधिकार भी क्या है? इसी में आता है। इस प्रकार से सीक्वेंस पढ़िएगा, भूलेंगे नहीं जिंदगी भर। 2 दूनी 4 की तरह। चलो, अच्छा, एक सवाल है, ये बिहार पीएससी 2016, सीएचएसएल 2021 और सीपीओ 2020 में पूछा गया है। सवाल क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मीडिया, न्यूज़पेपर वाले और ये आज तक वगैरह, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना, ये अपन घरों वगैरह में ये तिरंगा वगैरह फहराते हैं, ये सब, ये स्वतंत्रताएं भी हैं 19(1)(a) में, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति और आजादी, अरे भैया अभी कितनी अभिव्यक्ति तो पढ़ ली, इनसे ज्यादा और क्या पढ़े? बोलने की, भाषण देने की, घूमने की, रहने की, खाने पीने की, सभा बनाने की, ग्रुप वगैरह, ये सब का है? अभिव्यक्ति ही तो है, बोलने की स्वतंत्रता ही तो है, बाकी सब। तो ये अनुच्छेद 19 लग जाएगा बिना टेंशन के। प्राण एवं देह स्वतंत्रता, निकल जान दो प्राण आज, ले। प्राण एवं देह स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, इसमें सर मैं कुछ ना कर पाऊं, हाथ जोड़े हैं इसमें तो। किसमें?
अनुच्छेदों में। आप लोग को याद करवा दूंगा, लिखवा दूंगा, रटने आप ही को हैं, भूल गए समस्या आपकी। एक सेशन चालू करेंगे अपन, एक दिन क्लास लेंगे 1 से 1.5 घंटे की, 1 से लेकर 395 अनुच्छेद जो है उनमें जितने भी इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन सभी इंपोर्टेंट अनुच्छेदों को अपन एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। आप लोग उनको लिखिएगा, उनसे बाहर ना आज तक आया है और ना आज तक आएगा, आंखें बंद करके भरोसा करिएगा। अच्छा, इसका उत्तर प्राण एवं देश स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? लो, शिक्षा आज खत्म कर ही देते हैं। बात हो रही है अटल बिहारी के समय, संविधान है 26वां संशोधन। संविधान में कौन सा संशोधन है? सॉरी, 26वां नहीं, 86वां लिखा सही है, बोलने में गलती है। 86वां संशोधन 2002 में अटल बिहारी सरकार ने किया था। इसमें हुआ क्या था? इसमें उन्होंने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया, फ्री एजुकेशन, और इसके लिए एक अनुच्छेद बनाया, या अनुच्छेद जोड़ा गया 21A। अब इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। कौन से अनुच्छेद में है? कितने आयु के लिए है? सन कब है? कौन सा संशोधन है? जिनको संशोधन नहीं पता याद रखिएगा, आप लोग अपना संविधान कब लागू किए थे? 26 जनवरी 1950। इसके बाद अभी 2023 चल रहा है, अब 2023 चल रहा है, 1950 से 23 तक कितने साल हो गए? कई सारे। तो इनमें संविधान में कुछ जो पुरानी चीज है वो जोड़ी या घटाई जाएंगी कि नहीं? संविधान में अपडेट किया जाता है, कुछ चीजें जोड़ी जाती है, कुछ चीजें हटाई जाती हैं। जोड़ना या हटा देना दोनों को ही अपन क्या कहते हैं? संशोधन, या अंग्रेजी में अमेंडमेंट कहते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन हाथ में रखिएगा, सोते सोते नहीं पढ़नी है वीडियो। हाँ भाई, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ये तो आप ही लोगों का है। गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 22 में दिया गया है। क्या होता है इसमें? कुछ नहीं है। आप लोग को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वो 3-4 चीजें हैं कि मेरा अपराध क्या है बताइए। वो हाथ नहीं करते थे अमरीश पुरी की पिक्चरों में, मेरा अपराध क्या है, पुलिस ऐसा कुछ पूछते हैं, क्या किया है मैंने, ये फेमस है। तो क्या किया है मैंने, तो पुलिस फिर आपको बताएगा क्या किया है। आपको अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर अदालत में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आपका अधिकार है। गिरफ्तार हो ही ना तो फिर आप जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ये 22 की, लेकिन ये याद रखिएगा, जरूरी है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार? एक काम करते हैं, ये आप परेशान बार बार करेंगे। भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है? इन 6 मूल अधिकारों को निपटा दीजिएगा। सबसे पहला मूल अधिकार है समानता का मूल अधिकार। पूरा नहीं लिख रहा, समझ जाना। ये 14 से 18 तक दिया गया है और कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? 5 में। 3 सवाल बन गए। दूसरा जो मूल अधिकार है कौन सा है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार। ये 19 से चालू होता है, 22 तक जाएगा। कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? 4। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23,24 में दिया गया है। मानव दुर्व्यापार और 14 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कारखानों वगैरह में काम नहीं करवाना, ये सब होता है शोषण का। ये इसका उत्तर तो आपको पता ही चल गया, 23 और 24 हो जाएगा। आगे और देख लो, ये वापस से नहीं आया, कोई और आ गया तो 6 में से। नंबर 4 बोलता है धार्मिक स्वतंत्रता। ये तो कूट कूट के भरी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देने के लिए या देने के लिए टैक्स देना ना देना हमारा मन है, ऐसे कई, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। ये सब अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है, ये याद करिएगा। ये भी पूछता है 25 से 28, यही तो पूछा है। ये पूछा है कि कहाँ तक वर्ण 23 और 24 में, कितने अनुच्छेद पूछ लेता तो 23 और 24, एक और एक 2। पांचवा, पांचवे में नाम आएगा अल्पसंख्यक।
कहीं भी दिख जाए यहाँ पे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, आप लगा दीजिएगा। पांचवा मूल अधिकार है ये। एक क्रम पूछ लिया तो भी समस्या, क्रम नहीं बदलना है, क्रम फिक्स है। ये 29 और 30 में वर्णित है। इसके बाद आखिरी जो है उसको कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। यहां से एक सवाल बनता है, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को प्रदान करने की गारंटी देता है। ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसलिए भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। हाँ, यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन ना आ जाए। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को ही कहते हैं, आप सही है, प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर अंबेडकर ऐड नहीं है तो वो कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। अगर वो प्रश्न में लिख के दे रहा है कि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कैसे माना है, तो आप उत्तर क्या लगाएंगे? आप अनुच्छेद 32 ही लगाएंगे। समझ में आई? चलो अगला 25 से 28, यही तो चिल्ला रहा था मैं अभी। 25 से 28 में क्या दिया गया? धर्म की स्वतंत्रता। अभी वो 6 के 6 अब आ गए होंगे दिमाग में, डायग्राम बना के याद करिएगा ढंग से, फिर से पूछ लिए, 2 सवाल आ गए। लो फिर से आ गया अल्पसंख्यक, जहां दिख जाए अनुच्छेद कौन सा? 29 और 30। 29 और 30 में क्या है वो और समझ लेते हैं। ये 29 है, ये 30 है, 31 तो ठीक है संपत्ति वाला। अगर आपसे पूछे अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा, तो 29 लगाएंगे। और फिर भी कठिन लग रहा है तो मैं यही याद करा देता हूं, टेंशन ना लीजिएगा। अल्पसंख्यक 29 और 30 में है। अगर कहीं भी शिक्षण की बात हो रही है, शिक्षण संस्थान, किसके शिक्षण संस्थान? अल्पसंख्यक के, तो 30 लगेगा। और कुछ भी पूछ रहा है वो, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग को सुविधाएं दी जाना, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सरकार कुछ कुछ भी बात करे, अगर उसमें शिक्षण संस्थानों की बात नहीं हो रही है तो फिर 29 लगेगा। और अगर ये शब्द आपको मिल गए सवालों में तो फिर कितना लग जाएगा? 30 लग जाएगा। ठीक है, बस एक दो वीडियो और बची, एक दो सवाल और हैं, फिर अपन आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? मौलिक कर्तव्य समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सवाल आ गया है, उससे और भी सवाल बन सकते हैं। आप लोग संविधान में कितने भाग पढ़ते हैं? संविधान में टोटल भाग है सर 22। कितने हैं? 22। इसमें से भाग लेके आइएगा निकाल के 4A। कौन सा भाग? 4A। 4A जो भाग है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इंग्लिश वाले समझिएगा फंडामेंटल राइट, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य क्या है? जनता के, सरकार के प्रति या जनता के, देश के प्रति जो कर्तव्य हैं, ये मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे? 0। आपसे पूछ ले मूल संविधान में कितने जो है मौलिक कर्तव्य थे, आप बोल देंगे 11 थे, 10 थे, 5 थे। नहीं, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी सिफारिश पर 1976 में जोड़ा था। ये जोड़ा था, कोई चीज जुड़ी है या घटाई है, क्या कहलाता है? संशोधन। तो ये कौन से नंबर का है? 42वां संशोधन। किसने किया था? इंदिरा सरकार। और ये मूल कर्तव्यों की जो सलाह है, मूल कर्तव्यों को जो लिया गया है, कहां से लिया गया है? यूएसएसआर, या वर्तमान में आप इसको कह सकते हैं रसिया या रूस। बन गए 5 से 6 सवाल। रूस देश से क्या लिया गया है, या मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? दूसरा, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? 51A। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 51A, भाग पूछा जाएगा तो 4A, सरकार पूछी जाएगी तो इंदिरा सरकार, संशोधन पूछा जाएगा तो 42वां, अगर सन पूछा गया है तो 1976। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की पर। और अगर ये पूछ लिया कि किस देश से ग्रहण किए गए हैं, तो रूस लगा देंगे। क्या लगा देंगे चाचा? हमारे रूस। आगे, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद, अरे भैया अभी अभी 10 सेकंड नहीं हुई अपन को। 11 मूल कर्तव्य, 51A। बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बाकी सब में 52A लगा है, इसमें भी। तो या तो ये सही होगा या ये होगा। और मूल कर्तव्य पहले थे 10,
फिर उसके बाद जोड़ा गया था कौन सा, 11वां। ये दोनों चीजें भी समझ लो। इंदिरा गांधी ने सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जो जोड़े थे वो केवल कितने जोड़े थे, 10। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वें संशोधन 2002 में। और 11वां मूल कर्तव्य क्या है, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजें, सुनिश्चित करें कि वो पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं। आगे ये थोड़ा इस वजह से पढ़ रहे हैं अपन आगे की और सवाल के, ये जो मैंने समझाया उसी पे आधारित है। अनुच्छेद देखो ये दो चीजें हैं, एक ही प्रश्न में दो सवाल पूछने चाहे भाई साहब। अनुच्छेद में पहली डॉट दूसरी, अन्य बातों के साथ साथ कुछ मत समझो, तुम तो सीधा लिख दो किसकी बात हो रही है, राष्ट्रपति की योग्यता और कार्य और कार्यकाल वगैरह। मतलब राष्ट्रपति कहां से लेकर कहां तक दिया गया है हमें पता है, अगर नहीं पता है तो पता कर लेते हैं। टोटल कितने भाग, 22। भाग नंबर कौन सा, 5वां। 5वें भाग में राष्ट्रपति का उल्लेख है। नॉर्मल पूछ लेता, ये नेवी का सवाल है अभी। राष्ट्रपति संविधान के कौन से भाग में है, राष्ट्रपति संविधान के 5वें भाग में है। और एक 5वें भाग और 6वें भाग का एक ट्रिक बताऊं थोड़ा सा। भाग 5 में वो सभी अधिकारी आते हैं जो केंद्र सरकार में है। अगर भारत में कोई चीज एक है, प्रधानमंत्री कौन से भाग में, एक। सुप्रीम कोर्ट कौन से भाग में, 5 में। प्रधानमंत्री भारत में एक है तो भाग 5 लगेगा। राष्ट्रपति भारत में एक है, भाग 5 लगेगा। उपराष्ट्रपति भारत में एक है, भाग 5 लगेगा। और जो भारत में एक से ज्यादा है, जैसे मुख्यमंत्री भाग 6, हाईकोर्ट भाग 6, राज्यपाल भाग 6। समझ गए, बढ़िया, समझते जल्दी है तो। क्या देखो, 52 से राष्ट्रपति चालू होगा और 62 तक जाएगा। उत्तर ऑप्शन देखो, 52 से 62, 52 से 62, 52 से 62, ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है, कुछ ना है। सीधा नहीं पूछ रहे भाई साहब, सीधा पूछ लो ना, उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, आदमी तुरंत बता देगा ना, 63 अनुच्छेद में है। अब वो इस प्रकार से पूछ रहा है, इससे थोड़े से कान खड़े हुए कि नहीं, मतलब सीधे सीधे सवालों की जगह वो भाषा घुमा के पूछ सकता है, तो डरिएगा मत। वो जाएगा कहाँ, देखो नॉर्मल अनुच्छेद 42, ये जब आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, डीपीएसपी का है। अनुच्छेद 53 अभी अभी निकले कि राष्ट्रपति का, ये भी कट गया। अनुच्छेद 49 ये भी डीपीएसपी का है। जब हमें सही उत्तर नहीं भी पता हो, हम गलत ऑप्शन 3 हटा देंगे, अपने आप बचा हुआ क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। आगे आ जाओ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, 71। ये अपन को याद होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत ना है, भूलना मत, इसको लिख लेना। और जैसे ही 72 में आते हैं तो राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं, क्षमादान। मतलब भारत में एक ही व्यक्ति है जो फांसी की सजा को क्या कर सकता है, फांसी की सजा को माफ कर सकता है। फांसी की सजा माफ करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 72। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या मामले, वही है सेम जो अभी अभी अपन ने किया था, अनुच्छेद नंबर 72। आगे बढ़ जाओ। ये सवाल थोड़ा सा काम का है, थोड़ा सा काम का कैसे, से एक दो सवाल और बन जाते हैं। देखो बात कर रहे हैं अपन आर्टिकल 100, इसमें कोरम दिया गया है। इंग्लिश में कोरम कहते हैं, हिंदी में गढ़पूर्ति कहते हैं। अपने संविधान में कुल व्यक्तियों का 1/10वां भाग कोरम कहलाता है क्या सर कोरम, एक लाइन में बताइएगा जरा। किसी भी सभा को चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10वां भाग कोरम कहलाता है। बात समझ गए, चलो तो 1/10वां भाग कोरम है, ये याद रखिएगा। एक सवाल और करते हैं, फिर अपन वीडियो एंड करेंगे आगे, फिर अपन वीडियो बनाएंगे इसके अगले सवालों। अच्छा 1-2 मिनट और रुक जाइए, मैं कर ही देता हूँ इसके 3-4 सवाल। बजट के बारे में पूछा गया है, बजट का उल्लेख कौन से में दिया गया है, 112 में दिया गया है। भारतीय संविधान बजट का उल्लेख कितने अनुच्छेद में है, 112। कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है, कुछ टेंशन ना लीजिएगा, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कठिन लग रहा होगा क्योंकि अगर नहीं पढ़ा है तो, पढ़ा है तो अपने आप समझ जाओगे। 153 से राज्य सरकार चालू हो जाती है, 52 से राज्यपाल आ जाता है, तो वहां से लेकर कहां तक, 167 तक ये राज्यपाल
मुख्यमंत्री, इन सबका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, थोड़ा सा इसमें समझ लीजिएगा। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो 72 में है और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 161 में है। लेकिन राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो फांसी की सजा को माफ कर सकता है। राज्यपाल को फांसी की सजा माफ करने का हक नहीं है या अधिकार नहीं है। समझ गए? बढ़िया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? कुछ नहीं करना। सरकारों के कार्यों का संचालन पूछ रहा है 166 वाला, तो ये आप जब राज्य सरकार पढ़ोगे तब पता चलेगा कि 178 लगाऊं या 66 लगाऊं। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो कोशिश करिएगा कि अनुच्छेद राज्यों के पढ़ लें, राज्यों के अनुच्छेद ज्यादा आए हैं। फिर से वही आ गया अनुच्छेद 76, ये आखिरी है, उसके बाद अपन बाद में करेंगे। देखो इसको समझ। एक व्यक्ति है भारत में जिसको हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं और इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार जो है, उस भारत सरकार का जो सरकारी वकील है उसी को कहते हैं महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। सरकारी वकील है तो सरकार को विधिक परामर्श देगा, ये पूछ लेता है पेपर में। सरकार को विधिक परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी देता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका कार्यकाल कितने साल होता है? होता तो 5 साल है लेकिन निश्चित नहीं है। इसको 3 महीने का नोटिस देकर कभी भी हटाया जा सकता है, 1 साल में भी, 2 साल में भी, 1.5 साल में भी। इसलिए कार्यकाल निश्चित नहीं है, याद रखिएगा। वो कार्यकाल निश्चित नहीं है ऐसा पूछता है। महान्यायवादी जो है ये क्या करता है? महान्यायवादी ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, फिर भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठकों में भाग ले सकता है। याद रखिएगा, भारत का एकमात्र व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का, फिर भी उसकी बैठकों में भाग ले सकता है। ये कौन होता है? महान्यायवादी होता है। बात समझ गए? बढ़िया। चलिए अब इन सारे प्रश्नों को एक बार और से देख लीजिएगा। अपन अगले सेशन में इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।